हेलो, गुड डे। इसके पहले हम लोग वेव फंक्शन पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की थी। यदि मान लो वेव फंक्शन ही आपने एक ले लिया, जो संभव नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो देखिए उसमें रिजल्ट क्या आता है। फिर तो एक न्यूमेरिकल हम कर देते हैं, उसके बाद से कॉम्पटन इफेक्ट शुरू करेंगे। इट इज अनदर पार्ट इन द सेम यूनिट। तो कॉम्पटन इफेक्ट के पहले इस न्यूमेरिकल को भी देख लीजिए। ए पार्टिकल with wave function psi is equal to ax plus b। मैं यही बता दूं, psi की वैल्यू ax plus b द्वारा दी जाती है। a and b are constants. It is varying along the x-axis at ax plus b। आपने psi के बारे में जान रखा है, वेव फंक्शन की फीचर होती है कॉम्प्लेक्स इन नेचर होना चाहिए, और किसी भी तरह से राइट हैंड साइड ax plus b is not a complex। a is a constant quantity, real constant, b is a real constant, so ax plus b is a real parameter। तो ये जस्टिफाइड वेव फंक्शन नहीं है, फेक है, संभव नहीं। तो यदि ऐसा हो, ए पार्टिकल विथ वेव फंक्शन psi is equal to ax plus b is trapped in an infinitely deep potential well। A particle with wave function psi is equal to ax plus b is trapped in an infinitely deep potential well। Show that। अब साइज क्या है, नहीं आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसलिए साइज के बारे में कुछ बताया भी नहीं गया। तो शो दैट द टोटल एनर्जी of the particle is zero। टोटल एनर्जी जीरो है पार्टिकल की, इसका मतलब E की वैल्यू जीरो हो गई, और E की वैल्यू जीरो हो गई तो पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट। ये फेक केस है, संभव नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि यदि वेव फंक्शन psi की वैल्यू ax plus b द्वारा दी जाए, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स, तो बताइए, दिखाइए, इस्टेब्लिश करिए कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट इज नेबुला स्क्वायर psi प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e psi इट इज इक्वल टू जीरो। अब दिया है कि psi जो है x पे डिपेंड करता है, तो नेबुला स्क्वायर psi ओनली डिपेंड्स ऑन x, not on y, not on z। So this can be written as delta square psi by delta x square plus twice m by h cross square e psi, this is equal to 0। अब psi की वैल्यू आपको दी है, तो सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ज्ञात करना है। गिवन psi is equal to ax plus b, where a and b are constants and it is varying along the x-axis dependent on x। So first derivative delta psi by delta x, first derivative with respect to x of psi
बी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, सो ए एक्स। नो, ए एक्स और बी 0 हो जाएगा, एक्स के संदर्भ में है तो ये केवल ए बचेगा। ए एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। एंड सेकेंड डेरिवेटिव डेल्टा स्क्वायर साई by delta x square, it will be again 0. A is a constant quantity, its differentiation with respect to x will be equal to 0. इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो फर्स्ट टर्म इज 0, अभी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। और इससे ऑब्वियस है m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, h क्रॉस इज h बाई 2 पाई, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, साई 0 नहीं है, दिया हुआ है, तो एक ही संभावना है, इट लीड्स टू, इट गिव्स E इज इक्वल टू 0। और यही शो करना था कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी 0 होगी यदि वेव फंक्शन इस तरह की हो तो कभी कभी इस तरह के फेक न्यूमेरिकल भी आपको आ जाएंगे, इसका मतलब टोटल एनर्जी ही 0 होगा, जबकि एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आप जानते हो, पार्टिकल इन एन इन्फिनिटली डीप पोटेंशियल लेवल, द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी En, it is equal to n square h square by 8 ml square। तो टोटल एनर्जी ही 0 है, इसका मतलब पार्टिकल किसी ऐसे पोटेंशियल लेवल में से संबंधित नहीं है, उसमें ट्रैप्ड नहीं है, उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्थिति आती है। नाउ लेट अस ट्राई टू सी द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, इसी को कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहते हैं। मैं थीम केवल आपको बता देता हूँ कॉम्पटन इफेक्ट का, और फिर कॉम्पटन इफेक्ट के डेरिवेशन कैसे होंगे, किस तरह से रिजल्ट निकलेगा, कॉम्पटन शिफ्ट किसे कहते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग किसे कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट किसे कहा जाता है, कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी बातें आप जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसके साथ आ जाएगी। It is an interaction in between an X-ray and an electron, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट में जो इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विद द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, ये मैटर एनर्जी इंटरेक्शन। आपने मैटर इंटरेक्शन देखा होगा, दो पार्टिकल है एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो क्या स्थिति बनती है, ये ऑलरेडी आप कंसीडर कर चुके हैं। ये यहाँ पर एक एनर्जी है और दूसरा पार्टिकल, सो इट इज द एनर्जी मैटर इंटरेक्शन और मैटर एनर्जी इंटरेक्शन। क्या होगा, तो एक्सरे जो इंटरेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन से, एक्सरे का भी क्वांटाइज्ड फॉर्म फोटॉन, फोटॉन इज ए पार्टिकल, तो पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन जैसा हो गया, फोटॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। और फोटॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कैसे होगा, हर इंटरेक्शन में आप जानते हो कि दो चीज़ें ऑब्जर्व होनी चाहिए। पहला, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी, द टोटल एनर्जी बिफोर इंटरैक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर इंटरैक्शन। यदि कुछ लॉस नहीं हो रहा हो तो हम उस कंडीशन को कंसीडर करेंगे जिसमें मानेंगे कोई लॉस नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ और होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर इंटरैक्शन, इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर इंटरैक्शन। तो ये दो चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसको देखते हुए फिर करस्पॉन्डिंगली क्या सिचुएशन आएगी उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हमको एक्सरे की एनर्जी कितनी है, एक्सरे का मोमेंटम कितना है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है इंटरैक्ट करने के पूर्व और इंटरेक्शन के बाद
एक्सरे की एनर्जी और मोमेंटम कितनी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम कितनी हो जाती है। तो जो घटना होती है वो ऐसे होती है, एन एक्सरे इज इंटरैक्टिंग विथ एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आप लाओगे, इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन किसी एटम का पार्ट होता है। कार्बन एटम ले लिया जाता है, कार्बन का ब्लॉक ले लिया जाता है, और कार्बन के ब्लॉक में कार्बन का एटम होगा। कार्बन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन से यह एक्सरे इंटरैक्ट कर रहा है। तो इंटरैक्शन के पूर्व दो वस्तुएं हैं, फोटॉन है, एक्सरेज है, इंसिडेंट एक्सरेज, इंसिडेंट एक्सरेज, एंड देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके नहीं रखा गया। इलेक्ट्रॉन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एटम, ऑफ ए मटेरियल। और जो इन्होंने लिया था कॉम्पटन ने, वो कार्बन लिया था, कार्बन ब्लॉक से ये इंटरैक्ट कर रहा है। फिर जब इंटरैक्ट कर लेता है तो इंटरैक्शन के बाद दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, हमने कैसे मान लिया? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी इज वेरी स्मॉल, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है वो ज़्यादा हो जाती है। और उस एनर्जी को हम जो निकालते हो, आप एनर्जी निकालोगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कितनी एनर्जी आएगी। बोर थियरम में आपने निकाला है, बोर हाइपोथेसिस में सेकेंड एनर्जी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा, बहुत कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है। लेकिन रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, और रेस्ट मास एनर्जी m0c² के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसीडर्ड एट रेस्ट, इसकी एनर्जी बहुत बहुत कम होती है, और जो एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड होती है ऑलरेडी, वह m0c² के बराबर होती है। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। एक्सरे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट है। होता यह है कि एक्सरे जब इससे टकराता है, इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेट्स स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड फोटॉन, स्कैटर्ड फोटॉन। और इधर आपने एक्सरेज लिखा है, तो एक्सरेज ही लिख लीजिए, स्कैटर्ड एक्सरेज। और इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करने के बाद ये रिक्वाइल कर जाता है। सो दिस इज द रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वाइल्ड, री सी भी आएगा, रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन। ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक एक्सरे है, इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरैक्शन के उपरांत इलेक्ट्रॉन एक्सरे स्कैटर्ड हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन रिक्वाइल करता है। रिक्वाइल जानते हो क्या होता है? जैसे बंदूक आप चलाते हो, गोली निकलती है, तो गोली बंदूक को धक्का भी देती है, इसलिए कंधे पर बंदूक को काफ़ी अच्छी तरह स्थिर करके तब गोली चलाई जाती है, अन्यथा झटका लगता है। पिस्टल चलाइए तो एक धक्का देती है, इसी को रिक्वाइल करना कहते हैं। तोप से जब फायर किया जाता है, गोला निकलता है, फायर करता है, तो वो तोप को धक्का मारता है, और इसीलिए तोप गाड़ी बड़ी भारी होती है। हल्की तोप ले लिया जाए, कहीं कहीं म्यूजियम में जाइए और जगह जाइए,
पहले जो तोप यूज किए जाते थे तो उनको बांध करके खंभा गाड़ दिया जाता है, खंभे में बांधा जाता था मोटे रस्से से, कभी कभी वो रस्सा टूट जाता और फिर तो पिछले डायरेक्शन में बहुत दूर तक चला जाता था। इसको हम रिक्वायल करना कहते हैं। तो ये घटना हो रही है, एक इंसिडेंट एक्सरेज है। इलेक्ट्रॉन जो किसी मॉलिक्यूल एटम का पार्ट है, कार्बन ब्लॉक है, वो इलेक्ट्रॉन है उससे इंटरैक्ट कर रहा है। इंटरैक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन थीटा डायरेक्शन पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से स्कैटर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से फाई के कोण पे रिक्वायल कर जाता है। किस तरह से एक घटना घटित होगी इसको जानने के लिए मैंने बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। ये जो फिगर बन रहा है इस फिगर के बारे में थोड़ा सा आप इस तरह से जांच लीजिए, किस तरह की घटना होती है एग्जैक्टली उसी तरह का जैसे कैरम बोर्ड में होता है। कैरम बहुत सारे लोगों ने खेल रखा होगा, देखा होगा। कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर होता है और गोटी होती, डाइस कहते हैं उसको। तो स्ट्राइकर और एक डाइस, जब इस स्ट्राइकर जाकर के डाइस से टकराता है तो इस स्ट्राइकर स्कैटर हो जाता है, किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। जिस डायरेक्शन में आप मारेंगे उस डायरेक्शन में नहीं जाता है, स्कैटर हो जाता है, दूसरी डायरेक्शन में जाता है और गोटी अपने स्थान पे नहीं रहती, रिक्वायल करके वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है और ऐसी जाती है। खिलाड़ी यदि अच्छा है तो निशाना ऐसा लगाएगा कि गोट फिर जा करके पॉकेट में इन हो जाती। तो जैसे स्ट्राइकर और ये गोटी है, ये स्ट्राइकर है, इंटरैक्ट किया, स्ट्राइकर स्कैटर हो गया एट एन एंगल ऑफ थीटा और गोटी डाइस इधर चली जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से इंसिडेंट एक्सरेज is interacting with the electron. The X-rays gets scattered in a direction theta with respect to direction of incidence और इलेक्ट्रॉन रिक्वायल कर जाता है at an angle of phi with respect to direction of incidence। बिल्कुल वही, स्ट्राइकर जा रहा है, गोटी में टक्कर मारा, हिट किया, स्ट्राइकर इधर चला जाता है, गोटी इधर जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह का एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन है एक्सरे का इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन का, एनर्जी का मैटर के इंटरेक्शन से, मैटर का एनर्जी से इंटरेक्शन का। और मैंने बताया इस तरह की घटना देखने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू क्या होगी, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या बदल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड एक्सरेज कैसा होगा। तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंजर्व्ड होंगी। तो हम इंसिडेंट एक्सरेज की एनर्जी निकाल लें। इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज then energy is equal to h nu of the X-ray, and nu is also the frequency of the photon। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसका क्वांटाइज पार्टिकल फोटॉन है, तो फोटॉन की एनर्जी हो गई E इज इक्वल टू एच न्यू। मोमेंटम मैंने आपको फोटॉन के बारे में बताया था, बहुत सारी प्रॉपर्टी बताया था, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू बाई सी इज द मोमेंटम। conservation of energy before interaction and energy after interaction कितनी होगी, तो सबकी एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए। यह तथ्य हो गया इंसिडेंट एक्सरेज के बारे में। स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैं एनर्जी लिखता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी, एच न्यू डैश। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे गेट्स चेंज्ड, बदल जाता है और ऐसा बदलता है कि फ्रीक्वेंसी घट जाती। न्यू इज मोर देन न्यू डैश सच दैट न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट एक्सरे इज मोर देन न्यू डैश, ऐसा होता है।
इसकी एनर्जी हो जाती है एच न्यू डैश, और मोमेंटम फिर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू एच न्यू डैश डिवाइडेड बाई सी। जैसे यहाँ एनर्जी और मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन लिखा, स्कैटर्ड एक्सरेज के लिए भी आपने इस तरह का एक्सप्रेशन लिख रखा है। ये इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो इसके भी एनर्जी जानना चाहिए। तो इसके बारे में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है। m0 c² की वैल्यू, m0 इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू c² करें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए जब ये रुका हुआ था तो इसकी एनर्जी है m0 c²। ठीक। रेस्ट मास एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, और मोमेंटम इसके साथ कितना होगा, रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो मोमेंटम इज 0। ऐसे जब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसकी एनर्जी हो गई, अब इसका रिलेटिविस्टिक मास हो जाता है m, चलने लगा किसी वेलोसिटी से कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसलिए एनर्जी हो गई mc²। ध्यान रखिए, इंटरेक्शन के पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है m0 c², द रेस्ट मास एनर्जी, और इंटरेक्शन के उपरांत इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू mc²। और मोमेंटम मान लीजिए v वेलोसिटी चलता है विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मोमेंटम इज इक्वल टू mv। v is the velocity of the required electron। तो ये सबके एनर्जी को आपने लिख लिया। मैं फिर से कर दूं, इंसिडेंट एक्सरेज की एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू है एच न्यू इज द एनर्जी, एच न्यू बाई सी द मोमेंटम, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है m0 c², रेस्ट मास एनर्जी, एंड द मोमेंटम इज 0। तो बिफोर इंटरेक्शन क्या वैल्यूज है ये पता चल गया, और आफ्टर इंटरेक्शन energy of the scattered electron is h nu dash, the momentum associated with the scattered electron, scattered photon, scattered x-ray, its energy is h nu dash, and the momentum is h nu dash by c। और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाती है mc², एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mv। तो यहाँ पर फिर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी की सहायता से थीटा, फाई या अन्य पैरामीटर्स जो आ रहे हैं उन सारी वैल्यूज को ज्ञात की जा सकती है। सो फर्स्टली वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अर्थ होता है इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल का मतलब बिफोर इंटरेक्शन, बिफोर कोलिजन। इलेक्ट्रॉन और एक्सरेज की एनर्जी का सम, एनर्जी हो गई इनिशियल एनर्जी इंटरेक्शन के पूर्व, और इंटरेक्ट कर गया तो स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सम, ये मिलके हो जाएगा फाइनल एनर्जी। और मैंने बताया आपको 100% कंजर्वेशन है तो इज इक्वल टू, लिखने की कोशिश करें तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज एच न्यू बिफोर कोलिजन प्लस एनर्जी ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रॉन is m0 c² before collision। So this is the total energy before interaction, before collision। ये एनर्जी हो गई एक्सरेज की इंसिडेंट,
और ये एनर्जी हो गई स्टैटिक इलेक्ट्रॉन की, रुके हुए इलेक्ट्रॉन की। आफ्टर इंटरेक्शन द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, कितनी एनर्जी है, एच न्यू डैश, and the energy of the recoiled electron, it is mc square। तो दो ही हैं, एक्सरेज है, फोटॉन है, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की सम्मिलित ऊर्जा इंटरेक्शन के पहले, फोटॉन और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की सम्मिलित ऊर्जा कोलिजन के बाद के बराबर होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ध्यान रखिएगा, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश, इसका मतलब एनर्जी घट जाती है एक्सरेज की। और आपने देखा कैरम बोर्ड के गेम में भी स्ट्राइकर को जो मारा जाता है, जिस एनर्जी से स्ट्राइकर जाता है, जब इंटरेक्ट करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से और गोटी डाइस किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, जिसको रिक्वायल करना कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली कैरम बोर्ड के जो खेल में जो घटना घटित होती है, एग्जैक्टली उसी तरह की ये घटना हो रही है। इस एक्सप्रेशन को, इसे हम कह सकते हैं 1 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको एक दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं, अल्टरनेटिवली लॉस इन एनर्जी ऑफ एक्सरेज ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज। इंसिडेंट एक्सरे की ऊर्जा में कितने की कमी हो जाती है, और जितनी कमी होगी उतना गेन कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का गेन इन एनर्जी, गेन इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपने लिख लिया, काम आपका चल गया, लेकिन मैंने बताया इस तरह से भी कर सकते हो। लॉस इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज अल्टरनेटिवली दैट इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट एक्सरे की प्रारंभिक ऊर्जा थी एच न्यू, इंटरेक्शन के बाद इसकी ऊर्जा हो गई एच न्यू डैश, और मैंने बताया न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश लिखा ही है, इसका मतलब एनर्जी में कमी हुई। सो दिस इज द लॉस इन एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे। कितना गेन किया, पहले एनर्जी इसकी m0 c स्क्वायर थी, अब एनर्जी हो गई mc स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। ठीक, और इस इक्वेशन को अरेंज कर लो, एच न्यू प्लस m0 c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस mc स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे आ जाता है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, इतना हम प्राप्त करेंगे। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी में तो आसानी थी, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं आई, थीटा और फाई का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हम दो तरह से कंजर्वेशन निकाल सकते हैं, कंजर्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एंड कंजर्वेशन इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होगा। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट हुए, ए इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये भी स्थित यही है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू
फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो इसके लिए भी इक्वेशन उसी तरह से लिखा जा सकता है। इक्वेशन वैसे ही लिखोगे और मैं इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ, इसी को ऐसे लिखता हूँ इधर। इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम है एच न्यू बाई सी, एक्सरेज का, इंसिडेंट एक्सरेज का एच न्यू बाई सी, इसका मोमेंटम है 0 बिफोर इंटरेक्शन, तो प्लस 0। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम। तो ये एच न्यू बाई सी मोमेंटम हो गया इंसिडेंट एक्सरेज का, और 0 मोमेंटम हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रॉन का, द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, उसका होगा बिफोर इंटरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू ये हो गई। अब फाइनल मोमेंटम ऐसे ही निकालेंगे। अब मोमेंटम देखो, स्कैटर्ड एक्सरेज का कितनी है, एच न्यू डैश बाई सी, बट इट इज इन दिस डायरेक्शन। हमको कंसीडर करना है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी, और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, कास थीटा। एच न्यू डैश बाई सी कास थीटा, ये स्कैटर्ड एक्सरेज का आफ्टर इंटरैक्शन मोमेंटम की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होगी, प्लस इसका भी मोमेंटम देखो एम बी है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का, और ये भी इस दिशा में नहीं है, इधर है, तो इसका भी कंपोनेंट इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एम बी कास फाई। इसको मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए दो डायरेक्शन में इसका कंजर्वेशन कंसीडर करेंगे। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हो गई एच न्यू बाई सी प्लस 0 इज द इनिशियल मोमेंटम, एच न्यू डैश बाई सी कास थीटा फॉर द स्कैटर्ड एक्सरेज, and mv cos phi is the value corresponding to the required electron in the direction of incidence। इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और ऐसे ही फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के दो पार्ट हो गए, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, और फिर हम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस निकालेंगे। तो दोनों कंपोनेंट निकाल करके फिर दोनों की सहायता से एक इक्वेशन डेवलप करेंगे, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की करेस्पॉन्डिंग हम स्थितियां प्राप्त कर लेंगे। तो आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।